आज हमारे बीच में सूफी संघ मलंग के मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब कल्लू अंसारी जी मौजूद हैं। मैं कल्लू अंसारी जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये जो आपका संगठन है ये आरएसएस से ज्वाइंट है और मुस्लिम लोगों का हमेशा आरएसएस से एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि 36 का आंकड़ा है। तो आप ज़रा ये बताइए कि मुस्लिम जो हैं वो आरएसएस को अपने नेगेटिव उससे क्यों लेते हैं, उसके बारे में बताइए और आपका ये संगठन किस तरीके का है ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। मुस्लिम सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच ये 4 जुलाई 2021 को मेवाड़ इंस्टीट्यूट में मोहन भागवत जी, इंद्रेश जी, कृष्ण गोपाल जी, राम गोपाल जी जो आरएसएस के 4 स्तंभ हैं उनके बीच में मेरी घोषणा हुई है। तब से ये हमारा संगठन पूरे देश में काम कर रहा है। आपने एक क्वेश्चन किया है कि मुसलमानों का आरएसएस से 36 का आंकड़ा है। मुसलमान की अपनी जो पोजीशन है, क्योंकि आरएसएस जो काम कर रहा है वो जो इस्लाम का तौर तरीका है उसको मद्देनजर रखते हुए उस पर वो काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो इस्लाम के अंदर इंसानियत, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम, हुब्बुल वतनी के बारे में जो बताया जाता है वो आज कोई दुनिया का कोई दूसरा संगठन इस पर काम नहीं कर रहा। इस पर सिर्फ और सिर्फ आरएसएस ही इस पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ ये बताया गया कि जिस भी मुल्क में रहो, हमारे नबी ने ये फरमाया उसके वफादार बन के रहो। लेकिन हमारे लोगों में अशिक्षा के होने की वजह से हम ये सब कुछ करने में पीछे रहे। ना तो हमें दीन मिला और ना हमें दुनिया मिली। दीन भी हमारे लोगों ने जो पढ़ाया, कुरान को सिर्फ रटाने की कोशिश की, उसको बिना विद्युत तर्जुमे के साथ जो बताना चाहिए था वो नहीं होता है। लेकिन हमारे आरएसएस के लोग जो हैं वो इंसानियत के लिए, इंसानियत समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए पूर्ण रूप से इंसान का निर्माण करके और वो समर्पण की भावना से काम करने का एक रास्ता बताता है और पूरी तरीके से उस इंसान को तैयार करता है जिसके अंदर इंसानियत के प्रति वफादारी आए, देश के प्रति वफादारी आए। किसी इंसान को कहीं ज़रूरत पड़ती है ब्लड की, खून की, तो वो आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो अपना ब्लड डोनेट करते हैं। आरएसएस के लोग ऐसे हैं जो हर साल, हर महीने लाखों लोग देश के अंदर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और वो उनका ब्लड जो है वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अनुसूचित जात का हो, किसी भी समाज का हो, वो सबके काम आता है। तो आरएसएस काम जो करता है इंसानियत के लिए और मानव समाज को पूर्ण रूप से राष्ट्रभक्त, इंसानियत के प्रति वफादार और उसके दुख दर्द में काम आने वाला एक संगठन है जिसको आरएसएस चला रहा है। सर एक सवाल जी सर, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ऐसा क्या काम किया है जो कि अब तक वो कह सकती है कि समाज के लिए किया है? मुस्लिम राष्ट्र मंच ने जो काम किया, सबसे बड़ा फोकस जो था मुस्लिम राष्ट्र मंच का वो कश्मीर से शुरू हुआ। आज जो कश्मीर में 370 की जो समाप्ति हुई वो 2008 में मुस्लिम राष्ट्र मंच ने इसकी शुरुआत की। उस समय हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, मुस्लिम राष्ट्र मंच के 8.5 लाख लोगों ने सिग्नेचर करके और कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग की थी। और उस काम को इतनी तेज़ी से किया कि जब ये सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी की,
तो धारा 370 वहाँ से हटी, क्योंकि जब हमारा एक राष्ट्र है तो एक राष्ट्र के अंदर एक कानून भी होना चाहिए। किसी प्रदेश के अंदर दूसरा कानून हो, किसी में दूसरा कानून हो, ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं। राष्ट्र के लिए जब एक राष्ट्र है, वो एक राष्ट्रपति है, एक प्रधानमंत्री है, तो कानून भी सबके लिए एक सा होना चाहिए। दो तरफा का कानून नहीं होता है, इससे मनमुटाव और नफरत पैदा होती है। बट सर वो आर्टिकल 370 जो कश्मीर से हटाया गया, उससे कश्मीरियों को क्या फ़ायदा हुआ? उसमें तो लद्दाख को फ़ायदा हुआ है सर, और नॉर्थ में जो है वहाँ पर तो अभी आर्टिकल 371 अभी बाकी है, वहाँ से तो हटाया नहीं है। ऐसा है, कश्मीर के अंदर जितना 370 जब लागू थी और जितनी वहाँ परेशानी थी, जितनी वहाँ दिक्कतें थी और जितना वहाँ पर आतंकवाद था, 370 हटने के बाद में वहाँ लोगों के अंदर अब खुशहाली है, इतना आतंकवाद नहीं है। लोग अपने कारोबार को कर रहे हैं, लोग अपने खुशी और खुशहाली से रह रहे हैं। वहाँ स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। मैं समझता हूँ कि 370 हटाने से वहाँ कश्मीरियों को बहुत ही एक सुकून मिला है और बहुत ही मान सम्मान से वो लोग वहाँ अब आराम से रह रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सर एक सवाल कि आरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, वो कहते हैं कि भारत का हर नागरिक हिंदू है, तो क्या इसका मतलब धर्म से है या अल हिंद से है? ना, ऐसा है कि आरएसएस के मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि हर इंसान इंडिया का रहने वाला हिंदू है, तो उसमें गलत क्या कहते हैं? आप मुझे बताएं। अरब में हमको अल हिंद कहा जाता है। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि जब हमारी मुसलमान इस्लाम के जो है, इस्लाम के मानने वाले मुसलमान जो हैं अरब से तो आए नहीं। जो यहाँ पर हमारी जो लोग थे, मैं सनातनी भाइयों की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे उच्च जाति के लोग थे वो हमारी छोटी जातियों के ऊपर जुल्म और अत्याचार करते थे, बड़ी परेशानी थी। आज वो आजकल आप सीरियल देख रहे होंगे, अम्बेडकर जो चल रहा है, कितना दुख और कितनी परेशानी झेल करके उन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे सभी जो लोग थे, छोटी जातियों के लोग, उनके ऊपर बड़े अत्याचार और जुल्म हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष करना जारी रखा। और जो टीम वहाँ से अरब से, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज, दादा मदार जैसे बुजुर्गान थे यहाँ इंडिया के अंदर आए, उनके साथ जो उनके शागिर्द आए, उनके अंदर उन पीड़ित लोगों ने देखा कि इनके अंदर कितना मोहब्बत है, कितनी भाईचारा है, इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछात नहीं है। एक साथ एक गिलास से पानी पी लेते हैं, एक साथ एक ही थाली में, एक ही प्लेट में खाना खा लेते हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक ही सब में खड़े हो जाते हैं, चाहे वो कोई गरीब हो या भिखारी हो या कोई बादशाह हो, सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं। उससे बढ़िया उनको कुछ नहीं लगा। और उन लोगों ने जो पीड़ित थे, उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। वो धर्म परिवर्तन करने वाले सनातनी तो थे, हिंदू तो थे, जो इस्लाम में दाखिल हुए, कुछ इस्लाम में दाखिल हुए, कुछ ईसाई बने, अरब से नहीं आए। अगर मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं, और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ के रहने वालों का सबका DNA एक है, हिंदुस्तानी का, मुसलमान का या किसी सनातनी का DNA मिला के देख लो एक मिलेगा, और किसी अरबी का और किसी मुसलमान इंडिया वाले का अगर आप DNA मिलाओगे तो उसका DNA मिलेगा नहीं। सर ST को तो नीचे समझा जाता था, लेकिन अब 8 साल के अंदर मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि वो मुसलमानों को ST से नीचे पहुंचा दिया गया है। इसके लिए मैं सबसे यूनिवर्सिटी खोली गई है। इसके लिए मैं सबसे जो जिम्मेदार लोग जो हैं वो हमारी कौम के, हमारे समाज के लोग हैं, क्योंकि हमने हमेशा RSS और BJP को अपना दुश्मन माना। क्यों माना, उसके रीजन एक कोई काम ऐसा बता दो। आप तो बहुत काबिल पत्रकार हैं, बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि RSS ने और BJP ने मुस्लिम समाज के लिए कोई एक ऐसा काम किया हो जिससे मुसलमानों ने RSS और BJP के प्रति अपनी नफरत दिलों में बना ली। कोई एक ऐसा काम बताओ। सर, जैसे कि मुस्लिम मंच और राष्ट्रवादी मुस्लिम जो हैं उनका संगठन माना जाता है, और इसमें स्वयं सेवक विचारधारा वाला संगठन इसे कहा जाता है, तो ये कहाँ तक?
स्वयं सेवक तो जो है वो तो इंसानियत के लिए ही बना हुआ है। वो स्वयं अपने आप को, जो वो एक शेर है गारकुंज का कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो स्वयं सेवी संस्था के लोग वो ऐसे होते हैं जो अपनी हस्ती को मिटा करके समाज के लिए काम करते हैं, वो होते हैं स्वयं सेवक, वो होते हैं RSS के लोग। तो आगे आने वाले समय में आपने और मुस्लिम कम्युनिटी में क्या क्या ऐसी जुड़ी हुई नई रणनीतियाँ हैं, कुछ नई प्रोग्रामिंग, कुछ प्लानिंग, क्या सोच रखा है? मैं तो मोहन भागवत जी का, माननीय इंद्रेश जी का, कृष्ण गोपाल जी का, RSS के जो स्तंभ में उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसको मेरा समाज RSS को दुश्मन समझता है, उसी दुश्मन ने इसी भारतवर्ष के अंदर सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच के नाम से एक ऐसा संगठन बना दिया और उसको इंडिपेंडेंट मुझे उसकी जिम्मेदारी सौंपी, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पूरी जिम्मेदारी सौंप दी कि आप इंडिपेंडेंट काम करोगे। कितनी बड़ी बात है। मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बंगाल जैसी जगहों में हिंसक झड़प की खबर आ रही है और उन संगठनों से RSS का ताल्लुक है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो उन लोगों की साजिश है जो अब तक सत्ता में काबिज होना चाहते हैं और काबिज होकर के रहे हैं, वो उनका काम है कि RSS को टारगेट बना करके उनको बदनाम करने का काम। जिसके खून के अंदर, जिसको पहली क्लास से ही, शुरू से ही इंसानियत के प्रति वफादारी का, इंसान के प्रति काम करने का तौर तरीका बताया जाता हो, वहाँ नफरत तो है ही नहीं कहीं। तो ये तो दूसरे विपक्षी लोगों का काम है, जिनके मुंह में ये लगा हुआ है कि भाई सत्ता की उनका खून लगा हुआ है, वो सत्ता को छोड़ना नहीं चाहते। तो एक अच्छा काम ऐसा हो रहा है इंडिया के अंदर, तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर जो काम कर रहे हैं, और आज इनकी सबके पैरों तले जो इतनी भी राजनीतिक पार्टियाँ, उनकी जमीन निकल गई है। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि हमारा समाज जो है वो गुमराहियत के ऊपर है। गुमराहियत से निकल करके ईमानदारी के साथ इस संगठन से जुड़ जाए तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि मुसलमानों की पोजीशन जो है वो सामान्य जात के बराबर होगी। भारत का मुसलमान जो है भारत के संविधान में, सर, भारत का मुसलमान भारत के संविधान में बिल्कुल हिस्सेदारी नहीं है, यानी 1% भी सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मतलब किया है। जब यहाँ पे अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज लोग यहाँ पर थे, तब हमारी एक सरकारी सर्विस में होती भागीदारी करीब 55-60% थी, लेकिन SC के लोगों की भागीदारी 0% थी। इस बात को आप मानते हैं? अब वक्त बदला, जमाना बदला, हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारा देश आज़ाद होने के बाद हमारी जो कल्चर था, हमारी जो भाषा थी, किसी भी समाज को, किसी भी कौम को अगर तबाह बर्बाद करना हो तो उसका इल्म छीन लो, कौम अपने आप तबाह बर्बाद हो जाएगी। वो काम जो लोग सत्ता में थे उस समय RSS और BJP तो सत्ता में थी नहीं। आपका इल्म किसने छीना? जिन लोगों ने आपका इल्म छीना, और आप लोगों ने जब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, आपने हिंदी से और इंग्लिश पढ़ने से गुरेज किया। आप पढ़े लिखे नहीं। जो लोग सर्विस में थे उनका समय पूरा होने के बाद सर्विस से निकल गए। तुमने हिंदी से और अंग्रेजी पढ़ने से उस पर गुरेज किया। दूसरे लोग पढ़ लिख के जो SC के लोग थे, उनके लोगों ने, बाबा भीमराव अंबेडकर ने उन लोगों से कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। वो लोग शिक्षित बने, उन लोगों पढ़े लिखे। तुम्हारी 60% की अब भागीदारी थी, आज तुम्हारी भागीदारी 1% की मात्र से भी कम रह गई है। और उन लोगों की भागीदारी जो 0 थी, आज उनकी भागीदारी 27-28% हो गई। तो जब लोग आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो कैसे बराबर में आओगे? आजकल कंपटीशन का ज़माना है। और हमारे नबी ने फरमाया था कि आपको इल्म हासिल करना हो तो चीन तक जाइएगा, इल्म हासिल करो। लेकिन हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों को आँख से पट्टी बांध करके रखा। हमें इल्म तो पढ़ाया, लेकिन कुरान को रटाया, लेकिन कुरान का तर्जुमा नहीं बताया। और अंग्रेज़ों ने जब इंग्लिश को ना लागू किया तो उन्होंने विद उसके तर्जुमे के लागू किया। आज हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ
उन ईसाइयों ने हमारे नबी की बात के ऊपर अमल किया और आज वो अमल करके दुनिया के बेताज बादशाह बन के बैठे हुए हैं। अमेरिका जैसा जो है वो ताकतवर इंसान बन के बैठा हुआ है, सिर्फ अपनी इल्म के बूते से। आज वो पूरी दुनिया के अंदर जो है सारा कारोबार जो है वो इंग्लिश के अंदर होता है, किसी दूसरी भाषा के अंदर नहीं सर, एक होता। आखिरी सवाल है आपसे जो है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच मुसलमानों को किस तरीके से कल्याण करेगा? मुस्लिम राष्ट्र मंच सूफी संत मलंग संगठन जिस तेजी से काम कर रहा है वो मुसलमानों की बहबूदी के लिए ही काम कर रहा है। जिस दिन उन्होंने अपने दिमाग के जो कीड़ा रेंगड़ा है उस गंदे कीड़े को निकाल करके मेरे समाज ने फेंक दिया और ईमानदारी के साथ आरएसएस के संग जुड़ गए और बीजेपी के साथ जुड़ गए, तो मैं आपसे आज वादा कर रहा हूँ कि वो इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और वो काम जो दूसरे लोगों के साथ हो रहे अल्पसंख्यकों के समाज के काम उनसे 21 हो, कहीं कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। सर, एक सवाल, आप ये बताइए आरएसएस की और कहाँ पर ब्रांच है इंडिया के अलावा? इंडिया के अलावा आप अमेरिका देखिए, आप रूस में देखिए, आप जर्मनी में देखिए। अमेरिका में कहाँ देखिए? अमेरिका के अंदर जो है आज वहाँ पर 3.5 लाख डॉक्टर्स जो हैं, इंजीनियर जो हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से वहाँ उन्होंने इस पर पूरा होल्ड कर रखा है। तो अमेरिका 51 स्टेट से उसमें कौन सी स्टेट में देखना है? अब ये इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास उसका बायोडाटा नहीं है पूरा। आप कहोगे तो मैं अगली मुलाकात में जो कहोगे मैं पूरा बायोडाटा आपको दूंगा। दूसरा सवाल, 370 आपने हटा दी, ठीक है? नहीं, मैंने नहीं हटाई, तो सरकार ने हटाई, गवर्नमेंट ने हटा दी। जी। उससे सबसे ज़्यादा फायदा तो चीन को हो रहा है, वो 67 किलोमीटर तक अंदर आ गया इंडिया। उसमें क्या कर रही है आरएसएस या बीजेपी या जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज है, उसमें क्या कर रहे हैं? वो उनका अपना एक मामला अलग है, चाहे वो पाकिस्तान का मैटर हो या वो चीन का मैटर। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, नहीं, चीन का मैटर हो जो आप कह रहे हैं। 370 अगर आप नहीं हटाते, मैं जी। आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकली, तो चाइना जहाँ था वहीं रहता, क्योंकि इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल है। जैसे ही आपने 370 हटाई वो अंदर आ गए। चाइना ने तो सन 62 में भी अंदर आ गए थे। वो तो जंग हो रही थी। चाइना ने जंग हुई तब से उसकी नीयत खराब रही है। चाइना तो बराबर बढ़ता रहा है। चाइना की तो प्लानिंग है कि पाकिस्तान को अपने बगल में बैठा करके मुझे इंडिया के अंदर प्रवेश करना है, इंडिया के अंदर मुझे घुसना है। इस वक्त गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। तो और आरएसएस उसका एक पार्ट जी। है। अभी उसके लिए क्या कर रहे नहीं, हैं? आरएसएस जो है वो शासन प्रशासन में अपनी खुल करके भागीदारी नहीं निभाता, ना उसका कोई आक्षेप है। उसकी एक वोट जहाँ समाज के प्रति कहीं कोई परेशानी कोई दिक्कत आ रही होगी, आरएसएस उसके लिए काम करेगा। एक आखिरी सवाल है जी। कि ये अभी मोहन भागवत जी ने अभी एक बयान दिया था कि मुस्लिम्स और हिंदुओं का डीएनए एक है। जी। इस बारे में भागवत जी क्या कहना चाहते थे? भागवत जी ये कहना चाहते थे कि हमारे एक क्वेश्चन आप पत्रकारों ने पूछा मेवाड़ इंस्टीट्यूट के अंदर कि साहब आरएसएस के लोगों को अजान से लेकर के परेशानी होती है, मस्जिदों में जो अजान होती है उसको लेकर के परेशानी होती है। मोहन भागवत जी ने जवाब दिया कि लाउड स्पीकर तो ये अभी 30-40 साल से पैदा हुआ, 50 साल से पैदा हुआ। उससे पहले जो हमारी शाखाएं लगती थी तो हम घर घर जा कर के घंटा चौराहे पे बजाया करते थे और शाखाओं को चलने के लिए लोगों को उठा करके शाखाओं में ले जाने की तैयारी करते थे। जब से अजान का सिस्टम शुरू हुआ वही समय होता है सुबह शाखाओं में जाने का, वही सुबह समय होता है मस्जिद में अजान का। तो जिस दिन से अजान का सिस्टम लाउड स्पीकर से देने का शुरू हो गया, हमारा कार्यक्रम वो घंटे बजाने का हमने समाप्त कर दिया और सबसे ये कह दिया कि अब अजान की आवाज़ सुन करके आप शाखाओं के लिए प्रस्थान करेंगे। अगर कोई भी अजान का विरोध करता है तो वो आरएसएस ही नहीं है। आरएसएस ही कभी अजान का विरोध नहीं किया है क्योंकि अजान की आवाज़ सुन करके वो अपनी शाखाओं के लिए तैयारी करता है। इससे बड़ी और क्या बात है? सर, जैसे कि मुस्लिम मंच है, वहाँ पे विभिन्न विचारधाराएं और विभिन्न विचारधाराओं के साथ आप जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही जहाँ पूरी दुनिया में उलट पुलट हो रखा है धर्म को लेके, तो वहाँ पर आपने गंगा जमुनी तहजीब को एक मिसाल बनाकर रखा है
तो वहाँ आपको कुछ परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा आपत्तिजनक, जैसे कि जब भी हम किसी अच्छी चीज़ को आगे लेके जाते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है? ऐसा है, अगर दिल में सच्चाई हो, समाज को कभी भ्रमित नहीं करना चाहिए। जो तवारीख है, जो इतिहास है, उसके बारे में सच्ची जानकारी आप रखोगे तो समाज कभी भ्रमित नहीं होता। और हम लोगों का काम है, आरएसएस का काम जो है कभी भ्रमित का काम नहीं करता। हम सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मुसलमान आज ये समझ ले कि हम कल क्या थे और आज क्या हैं और किसकी वजह से हैं और क्यों हैं, तो उसका सवाल उसको अपने आप मिल जाएगा, किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं चलते चलते ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज मेरा देश जो है, भारत जो है, वो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। जितनी भी स्कीमें लागू हुई, आज कोई भी मुसलमान ये बता दे कि सबको जो राशन मिला, सबको एक समान मिला, मकान बनाने के लिए पैसे में आए सबको मिले, सबके लिए उज्ज्वला गैस का कार्यक्रम था, सबको मिला बिना किसी भेदभाव के, वैक्सीन का जो कार्यक्रम था सबको बिना किसी भेदभाव के लगी। तो जो लोग सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रहे हैं, अगर हमारा समाज भी वहाँ साथ लग करके मजबूती से खड़ा हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान जो है फिर से दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु कहलाएगा। सर, आज अलीगढ़ में जो आप आए हैं तो आपका आने का उद्देश्य क्या है सर? मेरा तो जाना सब जगह ही पूरे देश में बना रहता है। अलीगढ़ में तो मेरा भाई है बड़े, आरिफ भाई, इनसे मुझे काफ़ी लगाव है और मेरे संगठन के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, निष्पक्ष होकर के। ये नहीं कि कोई लालच हो, कोई बात हो। तो अलीगढ़ तो मैं आज पहली बार नहीं, मेरा आज समझता हूँ कि 8वीं 10वीं बार मेरा आना हुआ है और आता रहता हूँ। और मेरे अलीगढ़ के अंदर मेरे जिला के संयोजक बैठे हुए हैं सामने, उन्होंने अपनी टीम तैयार की है, इनसे भी मेरी मुलाकात होनी थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। तो आज अपनी ये लिस्ट में मुझे जाएंगे कि भाई कौन कौन हमारे वर्कर अलीगढ़ में जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो एक दुनिया में अलीगढ़ का नाम है, तो यहाँ से सूफी संत मलंग संगठन की जो संगठन की बात है वो पूरी दुनिया तक पहुँचे। तो अलीगढ़ की जो कलम की ताकत संगठन है, पत्रकारों का जो संगठन है, इसमें आपको संयोजक बनाया गया है, तो आपने क्या सोच के राष्ट्रीय संगठन? मैं इसका राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। तो जो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कलम की ताकत जो दाम भी रखा है मेरे भाई ने, बहुत ही सोच समझ के रखा हुआ है। तो वो दिन दूर नहीं कि कलम की ताकत संगठन पूरे हिंदुस्तान की ताकत बन गया। और जितना भी हमारा संगठन जो है, चाहे वो हमारा सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच हो, चाहे हमारे कितना भी घटक संगठन हो मुस्लिम राष्ट्र मंच में, हमारा ये भरसक प्रयास रहेगा कि सारे कार्यकर्ता जो है वो उस कलम की ताकत से आकर के जुड़े और अपनी आवाज़ को, देश की आवाज़ को पूरी दुनिया के सामने बुलंद करें और आगे बढ़ाएं। सर, पत्रकारों के लिए क्या कहेंगे जो उनके साथ उत्पीड़न किया जा रहा है सर? पत्रकार जो है अगर तो आए दिन खबरें आ रही हैं कि पत्रकारों को पीटा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, वो खुल के लिख नहीं सकते हैं। अब देखो, आज की पत्रकारिता जो है वो मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष नहीं है। ये पत्रकार जो है एक चौथा स्तंभ है, सत्ता का चौथा स्तंभ है। अगर ये पत्रकारिता जो है वो निस्वार्थ होकर के काम करे तो ये पूरे शासन प्रशासन की और जो लोग सत्ता में बैठे हुए उनकी आंखों को खोल सकता है। लेकिन पत्रकार जब स्वार्थी हो गए हैं और सच्चाई को, इंसानियत को, मानवता की बात को सामने नहीं रख पा रहे हैं, तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। निष्पक्ष होकर के पत्रकार को अपनी बात को रखना चाहिए, क्योंकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस नाते से उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और वैसे संगठन के साथ जो निष्पक्ष अपनी आवाज़ रखेगा, मेरा मुस्लिम राष्ट्र मंच, सूफी संत मलंग, आरएसएस और बीजेपी ऐसे लोगों के पत्रकारों के साथ कांधे से कांधा मिला के तैयार है। सर, लेकिन अगर कोई पत्रकार एक निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करता है और अपनी विचारधारा को आगे रखता है, तो
जैसे मोदी जी की सरकार चल रही है तो कभी उसे गोदी मीडिया का शिकार कर दिया जाता है और कभी उसका उत्पीड़न अगर वो सही भी है तो भी हो जाता है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि मतलब जो निष्क्रिय पत्रकारिता हो रही है उसके संग ये जो सक्रिय पत्रकारिता है वो भी दूषित हो रही है। ये तो होता है, वो जो कहावत है ना कि वो उसके गेहूं के संग में घूमी बच जाता है। तो इसको आपको इग्नोर करना चाहिए और अपनी बात को मजबूती के साथ अपने जो जिले के अधिकारी हैं उनके समक्ष रखो, हमारे आरिफ भाई के सामने रखो, आरिफ भाई हमारे सामने रखेंगे, हम अपनी बात के आपके दुख दर्द को आगे रखेंगे। ऐसा नहीं कि जो पत्रकार निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है उसके साथ में ये सरकार 1% भी अन्याय नहीं होने देगी। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें दुनिया सामने न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।